तेज और कान फाड़ देने वाली आवाज़ पूरी सी रिटन सिटी में गूंज उठी। सड़कों पर वैसे तो ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन अचानक बहुत से लोग अपीयर होने लगे और सभी अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागने लगे। क्या हुआ? आशु ने एक शख्स को रोककर पूछा। समंदर के क्रिएचर फिर से किनारे पर आ गए हैं। तुम बॉम्ब शेल्टर में रेफ्यूज लेने नहीं जा रहे? वो आदमी जल्दी जल्दी चलते हुए बोला और आगे बढ़ गया। इसके बाद आशु बीच की तरफ दौड़ पड़ा। सिटी की पेरिफेरी पर स्टील और कंक्रीट से बनी एक ऊंची दीवार खड़ी की गई थी। वहीं सी रिटन के बड़े परिवारों के मेंबर्स इकट्ठा हो रहे थे। ऊंची दीवार पर चढ़ने के बाद जब आशु ने समंदर की डायरेक्शन में नज़र डाली तो उसका दिल हल्का घबरा गया। दूर समंदर की वेव्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं थीं, लेकिन वहां से टैंक जैसे दिखने वाले ह्यूज क्रैब्स रेंगते हुए बाहर आ रहे थे। उनकी तादाद भी कम नहीं थी। क्रैब्स का बड़ा ग्रुप सी रिटन सिटी की तरफ बढ़ रहा था। ग्रुप के सबसे आगे वाले ह्यूज क्रैब्स ऊंची दीवार से 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। क्रैब्स के ब्लैक ग्रुप को देखते हुए, जो किसी टैंक आर्मी जैसे लग रहे थे, आशु ना चाहते हुए भी अपने होंठ चाटने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके मुंह में लार भरती जा रही है। कुछ वक्त पहले अवंतिका ने उसे क्रैब्स का एक शानदार खाना खिलाया था। उसने सुना था कि वो बेहद एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उनका टेस्ट लाजवाब था। तब क्रैब्स सिर्फ प्लेट के बराबर साइज के थे, मगर यहाँ जो क्रैब्स थे वो इतने बड़े थे कि अगर उन्हें पकाया जाए तो शायद उनका टेस्ट उस वक्त आशु ने जो खाया था उससे भी ज़्यादा टेस्टी होता। तुम किस परिवार से हो? बॉम्ब शेल्टर में रेफ्यूज लेने क्यों नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा जब उसने आशु को ऊंची दीवार पर फैले हुए बीच पर मौजूद ह्यूज क्रैब्स को एकटक घूरते हुए देखा। मैं सिटी को डिफेंड करने में मदद करने आया हूँ, आशु ने कहा। लेकिन तुम एक बच्चे को यहाँ क्यों लाए हो परेशानी खड़ी करने? तुरंत वापस जाओ और कहीं छिप जाओ, अधेड़ उम्र का आदमी बोला और सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन में मदद करने चला गया। बूम! आशु ने ऊंची दीवार के एक हिस्से से कैनन के चलने की आवाज़ सुनी। कैनन से शूट किया गया गोला, जिसमें प्राइमोडियल गोल्ड मिला हुआ था, क्रैब्स के ग्रुप के बीच जाकर एक्सप्लोड हो गया। धमाके की तेज और कान फाड़ देने वाली आवाज़ के बीच गोले के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। कुछ टुकड़े डायरेक्ट क्रैब्स की शेल से टकराए, लेकिन उनका इफेक्ट बहुत लिमिटेड था। शेल पर बस हल्की फुल्की चोटें आईं, कोई घातक जख्म नहीं हुआ। हालांकि कुछ क्रैब्स की लेग्स जख्मी हो गईं, जिससे उनकी मूवमेंट पर बहुत असर पड़ा। लगातार एक्सप्लोजन्स की आवाज़ हवा में गूंज उठी जब गोले क्रैब्स के बीच जाकर एक्सप्लोड होने लगे। आशु तुरंत समझ गया कि ये बॉम्ब उन ह्यूज क्रैब्स को मारने के लिए नहीं, बल्कि उनकी लेग्स को ब्लास्ट करने के लिए शूट किए जा रहे हैं, ताकि उनकी मूवमेंट छिन जाए और वो सी रिटन सिटी में हल्ला ना बोल सकें। लेकिन समंदर से इतनी बड़ी तादाद में ह्यूज क्रैब्स निकल रहे थे कि सामने वाले क्रैब्स की लेग्स तो ब्लास्ट कर दी जाती, मगर पीछे से आते क्रैब्स उनके ऊपर से रेंगते हुए आगे बढ़ते और बिना रुके सी रिटन सिटी की तरफ बढ़ जाते। गोलाबारी चलती रही, मगर क्रैब्स का ये सैलाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही क्रैब्स सिटी के और करीब पहुंचे, कुछ परिवारों के मेंबर्स अपनी बंदूकें उठाकर शूट करने लगे, लेकिन उनका टारगेट अब भी क्रैब की लेग्स ही थीं। वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनके जॉइंट्स पर अटैक कर उनकी मूवमेंट पूरी तरह छीन ली जाए। लेजेंडरी और एपिक स्टेज वाले स्ट्रोंग एक्सपर्ट्स ने अपने कंपेनियन बीस्ट्स बुलाए और ऊंची दीवार के बाहर गार्ड करने लगे। उनका काम था उन बड़े बड़े क्रैब्स को रोकना जो दीवार के पास तक पहुंच जाते थे। आशु कुछ देर तक ये सब देखता रहा और अचानक उसकी नज़र समंदर के किनारे के पास पड़ी। वहां वेव्स के बीच एक जायंट क्रिएचर छिपा हुआ था। आशु ने ट्रुथ लिसनर को यूज़ करके बारीकी से ऑब्जर्व किया और उसने समंदर के अंदर किसी मैसिव ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की आवाज़ सुनी। इससे पहले कि वो ये डिटरमाइन कर पाता कि समंदर में आखिर वो कौन सा बेहेमोथ था, अचानक समंदर का पानी उफान मारकर उठा और एक ह्यूज वेव में बदल गया। उसी वेव के अंदर से एक कासल के साइज का डार्क ब्लू कलर का ह्यूज क्रैब समंदर से बाहर रेंगता हुआ सामने आया। बीच पर मौजूद वे बड़े बड़े क्रैब्स, जो देखने में टैंक्स जैसे लग रहे थे, ऑलरेडी काफ़ी ह्यूज थे, लेकिन उस डार्क ब्लू क्रैब के सामने वे मानो छोटे छोटे बेबी क्रैब लग रहे थे। यहाँ तक कि 20 मीटर ऊंची दीवार भी उस ह्यूज क्रैब के सामने छोटी नजर आ रही थी। उसके पंजे इतने बड़े बड़े थे कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। जब वो जायंट क्रैब समंदर से बाहर निकला तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। यहाँ तक कि वे एपिक एक्सपर्ट्स जो बाकी क्रैब से फाइट रहे थे, उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस में भी ज़बरदस्त बदलाव आ गया। समंदर से उस जायंट क्रैब के पैर पूरी तरह बाहर भी नहीं निकले थे कि उसने अचानक अपना मुंह खोला और अनगिनत बुलबुले बाहर उगल दिए। वे बुलबुले सी रिटन सिटी की तरफ उड़ते चले गए और देखते ही देखते आसमान में भर गए। किसी ने उन उड़ते हुए बुलबुलों पर फायरिंग की, लेकिन बुलेट लगने के बावजूद वो हल्का सा नाजुक दिखने वाला बुलबुला फटा नहीं, बल्कि जैसे ही बुलेट उसके अंदर दाखिल हुई, वो उसी बुलबुले के अंदर तैरने लगी, मानो उस पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ही खत्म हो गया हो। कुछ लोगों ने सेबर से अटैक किया या अपने कंपेनियन बीस्ट्स को हुक्म दिया कि बुलबुलों को डिस्ट्रॉय कर दें, मगर चाहे वेपन हो या कंपेनियन बीस्ट्स, जैसे ही कोई चीज़ उन बुलबुलों से टकराती, वो तुरंत उनके अंदर समा जाती।
और फिर जिन बुलबुलों ने किसी चीज़ को निगल लिया था वे किसी रहस्यमयी फोर्स से इफेक्ट होकर आसमान की तरफ खींचे जाने लगे। पलक झपकते ही वे सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक जा पहुंचे और बिना रुके तेजी से ऊपर उठते रहे, मानो एटमॉस्फेयर से ब्रेक थ्रू कर स्पेस में एंटर होने की ख्वाहिश रखते हों। ये नज़ारा देखकर लोग दहशत में इधर उधर डॉज करने लगे। आफ्टर ऑल ऐसे बहुत कम ह्यूमंस थे जो जानते थे कि उड़ना कैसे है। यहाँ तक कि कई एपिक ह्यूमंस भी हवा में नहीं उड़ सकते थे क्योंकि उनके पास फ्लाइंग पैड्स ही नहीं थे। अगर कोई ह्यूमन इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता तो उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से होती। और उससे भी खतरनाक बात यह थी कि वे बुलबुले बहुत तेजी से ऊपर उठ रहे थे। अगर सचमुच वे स्पेस तक पहुंच गए तो उनके अंदर समा चुके ह्यूमन और कंपेनियन बीस्ट का बचना नामुमकिन था, वे डेफिनेटली मारे जाते। पल भर में ही सी रिटन सिटी की पूरी डिफेंस लाइन अफरा तफरी में बदल गई। मामूली लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एपिक एक्सपर्ट्स तक पीछे हटने लगे। नतीजतन क्रैब्स की आर्मी के खिलाफ किया जा रहा रेजिस्टेंस भी एकदम कोलैप्स हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर वे दीवारों तक पहुंच गए। अपने स्टील जैसे मजबूत पंजों से उन्होंने ऊंची दीवारों पर अटैक करना शुरू कर दिया। कंक्रीट इधर उधर बिखर गया, दीवार में दरारें पड़ गईं। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी और दीवारें पूरी तरह टूटकर ढह जाएंगी। इस बीच आसमान में फैले वे बुलबुले अब सिटी के अंदर तक पहुंच चुके थे। हालात देखकर ऑब्वियस था कि सी रिटन सिटी इतने टेरिफाइंग अटैक को झेल ही नहीं पाएगी। इसी डिसिसिव पल में आशु ने जेड क्रिस्टल स्पिरिट कवच पहन लिया और अचानक हवा में उड़कर डायरेक्ट समंदर के ऊपर पहुंच गया। उसके हाथ में एक गोल्डन हॉप था जिसे उसने बजाना शुरू किया। एक अजीब आवाज फैलनी शुरू हो गई और गोल्डन हॉप की रेंज के अंदर मौजूद सारे बुलबुले एक साथ फट पड़े। समंदर किनारे तक पहुंच चुके हों या अब भी पानी के अंदर मौजूद हों, सभी क्रैब्स उस खौफनाक साउंड वेव से बुरी तरह अफेक्ट हुए। वे मुंह से पानी उगलते हुए जमीन पर ढेर हो गए। करीब 80% क्रैब्स मौके पर ही मर गए। बाकी जो कुछ बचे वे भी बुरी तरह जख्मी होकर तड़पते हुए उठने की नाकाम कोशिश करने लगे। आशु ने जानबूझकर स्ट्रिंग ऑरल क्वैक को समंदर के ऊपर सी रिटन सिटी से थोड़ी दूरी पर ही यूज किया। भले ही उसकी पावर का इफेक्ट सिटी तक पहुंचा, लेकिन तब तक वो काफी कमजोर हो चुका था और ह्यूमंस के लिए जानलेवा नहीं था। जो ह्यूमंस फ्रंट लाइन पर फाइट कर रहे थे वे सभी किसी ना किसी लेवल की ट्रेनिंग रखते थे, इसलिए इस शॉकवेव से उनका हाल इतना ही हुआ कि कुछ लोग खून उगलते नजर आए। जब वाइब्रेशन रुक गई तो सी रिटन सिटी के लोग मुड़कर बाहर देखने लगे और जैसे ही उन्होंने देखा कि आसमान भरने वाले लगभग सभी बुलबुले एक्सप्लोड हो चुके थे और अनगिनत क्रैब्स मर चुके थे, वे अपनी आंखों पर यकीन ना कर सके। उनके चेहरों पर खुशी और राहत की चमक एक साथ उमड़ आई। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई और तुरंत दूर आसमान में आशु को देख लिया। हालांकि सी रिटन सिटी बीच से कई किलोमीटर दूर थी, ये उनकी अच्छी आईसाइट का नतीजा नहीं था जिसने उन्हें इतनी दूरी से आशु को दिखा दिया। असल वजह थी कि आशु ने मिरर जैसी चमक लिए हुए जेड क्रिस्टल स्पिरिट कवच पहन रखा था। सूरज की किरणें जब उस पर पड़ती तो वो मानो ह्यूमनॉइड सन सोर्स बन जाता था। ऐसे में उसे देख पाना नामुमकिन नहीं बल्कि लाजिमी था। स्ट्रिंग ऑरल क्वैक की पावर बुरी नहीं है, लेकिन अफसोस ये यूजलेस है क्योंकि इसे मैं सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। आशु ने हाथ में मौजूद गोल्डन हॉप की तरफ नजर डाली। उसकी कई स्ट्रिंग्स टूट चुकी थीं। अभी के लिए वो इसे दोबारा यूज नहीं कर सकता था। उसके पास बस यही ऑप्शन था कि गोल्ड हॉप को वापस बुलाकर उसे धीरे धीरे रिकवर होने दे। उधर जायंट क्रैब अब आशु के बिल्कुल करीब था। वो लड़खड़ाता हुआ लगभग समंदर में गिर ही पड़ा था, लेकिन अगले ही पल गुस्से से तमतमाकर उसने अपने बड़े बड़े पंजे उठाए और उन्हें पूरी ताकत लगाकर आशु पर दे मारे। भले ही वो क्रैब साइज में काफी बड़ा हो, लेकिन उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल भी क्लमसी नहीं थीं। उसका पंजा आशु की तरफ ऐसे बढ़ा मानो कोई तेज आंधी सामने से गुजर रही हो। उसी पल सिटी के अंदर मौजूद अनगिनत लोग आसमान में उड़ते आशु को देख रहे थे। जब उन्होंने उस जायंट क्रैब को घोस्ट की तरह लाइटनिंग की स्पीड से मूव करते देखा तो उनके दिल दहल गए। मगर आशु जरा भी नहीं घबराया। उसने तुरंत अपना बैम्बू ब्लेड म्यान से खींच लिया। उसी पल उसका शरीर ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल फॉर्म में फ्लैश हुआ और उसने जोरदार स्काई स्लैश किया। सिटी के लोग बस इतना देख पाए कि ह्यूमनॉइड परछाई लाइटनिंग की स्ट्रीम्स की तरह चारों तरफ झिलमिलाती हुई जायंट क्रैब के पास घूम रही थी। वो नज़ारा ऐसा था मानो लाइट की अनगिनत स्ट्रीम्स आपस में उलझकर क्रिस क्रॉस कर रही हों। और फिर अचानक जब आशु अपनी जगह पर स्टेबल हुआ तो वही ह्यूज क्रैब भी वहीं फ्रीज हो गया। उसके पंजे हवा में अटके हुए थे। जायंट क्रैब की शेल अचानक क्रैक होने लगी। उसके ऊपर उठे हुए बड़े बड़े पंजे कई टुकड़ों में टूटकर नीचे समंदर में गिर पड़े और पानी में बड़ी बड़ी वेव्स उठा दी। बूम! आखिर में उस जायंट क्रैब का पूरा शरीर भी बिखर गया और कई हिस्सों में टूटकर समंदर में समा गया। अब उसके जिंदा बचने का कोई चांस नहीं था। सिटी के ह्यूमंस ने जब ये नज़ारा देखा तो कुछ पल के लिए सब अवाक रह गए। उनकी निगाहें उस जायंट क्रैब की बिखरी हुई लाश पर और आसमान में सूरज जैसे चमकते आशु पर जमी रहीं। कुछ पल बाद ही सभी को जैसे होश आया और फिर पूरा शहर गूंज उठा।
मौत के मुंह से बच निकलने की जो खुशी उनके दिलों में उमड़ी, उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। आशु तेजी से समंदर में उतर गया और सभी की नज़रों से ओझल हो गया। जब वो वापस सी रिटर्न सिटी लौटा तो उसके शरीर पर से जेड क्रिस्टल स्पिरिट कवच गायब था। अब वो बस एक मामूल सा यंग फादर दिखाई दे रहा था, जिसकी गोद में करिश्मा थी। वो भीड़ में बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा था, लेकिन उसके शरीर पर अब एक एडिशनल क्रैब टैटू अपीयर हो चुका था। ये उसे समंदर में मारे गए उस जायंट क्रैब के कंपेनियन एग को इंक्यूबेट करने पर मिला था। डीप ब्लू क्रैब सोवरेंट मिथिकल। तारांकन लाइफ प्रोविडेंस ओशन ओवरलॉर्ड। तारांकन लाइफ सोल हार्ट ऑफ द ओशन। तारांकन व्हील ऑफ डेस्टिनी लॉस ऑफ ग्रेविटी। तारांकन स्ट्रेंथ 80। तारांकन स्पीड 71। तारांकन कॉन्स्टिट्यूशन 80। तारांकन प्राइमोर्डियल एनर्जी 79। तारांकन टैलेंट स्किल्स ग्रेविटी बबल ओवरलॉर्ड पिंसर डीप सी एम्परर। तारांकन कंपेनियन फॉर्म माउंट। क्या ये ओशन माउंट है? बुरा नहीं है, आशु ने सोचा। उसके पास अब तक कोई अंडरवाटर माउंट नहीं था। ग्रेट माइट वज्रबुल को पानी से डर लगता था। छोटी सी रिवर या स्ट्रीम में तो वो चल लेता था, लेकिन समंदर में उतरना उसके लिए नामुमकिन था। अर्थ एलिमेंटल बीस्ट भी पानी में लगभग बेकार साबित होता था। उसे वाकई एक अंडरवाटर माउंट की कमी महसूस हो रही थी। हालांकि डीप ब्लू क्रैब सोवरेन बहुत ज़्यादा मैसिव था, जिस वजह से वो छोटी रिवर्स या कैनॉल्स में शायद इस्तेमाल ही ना हो पाए। इसे केवल समंदर में ही काम में लिया जा सकता है। लगता है हाल ही में मेरा लक काफ़ी स्ट्रोंग रहा है। सी रिटर्न आने के थोड़े ही वक्त बाद इतना शानदार मिथिकल कंपेनियन बीस्ट हासिल हो गया। शायद ये जगह मेरे लिए वाकई लकी है। आशु के मन में ख्याल आया, तुम अब तक इधर उधर क्यों घूम रहे हो? अगर बच्चा जख्मी हो जाता तो? तुम्हें इस मामले की सीरियसनेस का अंदाज़ा है या नहीं? शुक्र है कि एक पावरफुल ह्यूमन एक्सपर्ट ने उन जायंट क्रैब्स को मार दिया, वरना अगर वो सिटी में घुस आते और बच्चे को कुछ हो जाता तो ज़रा सोचो, घर जाकर अपनी वाइफ को कैसे समझाते। अधेड़ उम्र का आदमी आशु से टकराया और उसे डांटने लगा। मैं अभी निकलता हूँ, आशु ने जल्दी से कहा। उसे पता था कि आदमी की नीयत अच्छी ही है। घर रहो और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो, बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं। उस आदमी ने जाते जाते आशु को फिर समझाया। निकलने से पहले वो याद दिलाना भी नहीं भूला कि आशु को वापस लौट जाना चाहिए। आशु ने करिश्मा को उठाए और सिटी गेट की ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ गया। उसे अभी सी गोल्ड रीफ जाना था। आज उसकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। उसे एहसास था कि शायद उसे वहाँ वो छोटी हथेली का निशान मिल जाए। सी गोल्ड रीफ की कहानी। सी गोल्ड रीफ को लोकल लोग ड्रैगन किंग रीफ भी कहते थे। जब भी समंदर की वेव्स पीछे हटती तो वहाँ एक ड्रैगन शेप की रीफ सरफेस पर नजर आती, मानो कोई डिवाइन ड्रैगन समंदर की वेव्स पर मचल रहा हो। कहानियों के मुताबिक वो रीफ असल में एक डिवाइन ड्रैगन से बनी थी। वर्ल्ड में कुछ रेस्ट्रिक्शंस थीं, जिनकी वजह से सी ड्रैगन किनारे पर नहीं आ सकते थे। लेकिन एक बार डिवाइन ड्रैगन का नवजात बच्चा खेलते खेलते एक मछुआरे के जाल में फंस गया। अपने बच्चे को बचाने के लिए डिवाइन ड्रैगन ने इन रेस्ट्रिक्शन की परवाह नहीं की और ज़मीन पर आकर अपने बच्चे को छीनने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि उसने रूल्स ब्रेक किए, वो समंदर लौटने से पहले ही रॉक्स में बदल गया और हमेशा के लिए वहीं रह गया। ये शुरू में बस एक कहानी मानी जाती थी, लेकिन बाद में डायमेंशनल स्टोन्स के आने के बाद सी गोल्ड रीफ के पास का इलाका एक डायमेंशनल जोन में ट्रांसफॉर्म हो गया। वहाँ अनगिनत डरावने डायमेंशनल क्रिएचर्स अपीयर हुए। आज तक किसी ने एक्चुअली में सी गोल्ड रीफ पर कदम नहीं रखा था, इसलिए ये भी किसी को मालूम नहीं था कि वो सी गोल्ड रीफ कभी फिर से डिवाइन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो पाया या नहीं। इस वक्त बीच से सी गोल्ड रीफ दिखाई नहीं देता था। शैलो समंदर में जगह जगह श्रिम्प सोल्जर और क्रैब जनरल थे। ये सभी स्ट्रोंग एपिक क्लास पर थे। ऐसा माना जाता है कि सी गोल्ड रीफ के गहराई वाले हिस्से में टर्टल मिनिस्टर रहता है, एक बेहद पावरफुल डायमेंशनल क्रिएचर जो मिथिकल क्लास पर है। बेशक कोई भी डीप सी में जाने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए ये कंफर्म नहीं था कि ये सारी कहानियां सच थी या नहीं। आशु की मुलाकात और ड्रैगन की दहाड़। सी रिटर्न सिटी से भी बहुत कम लोग सी गोल्ड रीफ में दाखिल होने का दम रखते थे। जब आशु वहां पहुंचा तो उसे आसपास कोई और नजर नहीं आया। आने से पहले आशु ने समर से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। शायद वो किसी डायमेंशनल जोन में था। यंग मैन, तुम मेरी बात बिल्कुल क्यों नहीं मान रहे? बच्चे को लेकर इधर उधर क्यों भटक रहे हो? आशु जैसे ही सी गोल्ड रीफ के डायमेंशनल जोन के किनारे पहुंचा, उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने सिर घुमाया तो देखा वो सचमुच वही अधेड़ उम्र का आदमी था जिससे उसकी पहले मुलाकात हुई थी। भाई, क्या इत्तेफाक है, आप यहाँ कैसे? आशु ने मुस्कुराकर उस अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा। इस बार जो क्रैब्स किनारे पर आए हैं वो शायद सी गोल्ड रीफ से जुड़े हों, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ।
लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम अब बड़े हो चुके हो और तुम्हारे पास एक बच्चा भी है। तुम कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा क्यों नहीं लगा पाते? उस आदमी ने उल्टा सवाल किया। ये मेरी बहन है, आशु ने सफाई दी। तो और भी वजह है कि तुम्हें उसे इतनी खतरनाक जगह पर नहीं लेकर आनी चाहिए। तुम्हारी माँ ऑलरेडी इतनी उम्रदराज होंगी। उन्होंने कितनी मेहनत और रिस्क उठाकर इस उम्र में बेटी को जन्म दिया है। अगर कुछ हो गया तो तुम अपने माता पिता को क्या जवाब दोगे? अधेड़ उम्र का आदमी आशु को समझाने की कोशिश करता रहा। आशु अभी और एक्सप्लेन करने ही वाला था कि तभी अचानक समंदर से ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। दोनों ने एक साथ सिर घुमा लिया। आवाज़ सी गोल्ड रीफ की डायरेक्शन से ही आ रही थी। लेकिन क्योंकि वो दोनों अभी डायमेंशनल जोन के बाहर वाले इलाके में थे, समंदर डेंस फॉग से कवर्ड था, जिस वजह से कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। हकीकत जानने के लिए अंदर जाना ही पड़ता। जल्दी से अपनी बहन को घर भेजो। अगर रिस्क लेना है तो खुद लो, बच्चे की सेफ्टी के साथ मजाक मत करो। अधेड़ उम्र का आदमी आशु को समझाते हुए सीधे सी गोल्ड रीफ की तरफ दौड़ पड़ा। भाई, हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। बेहतर होगा कि आप अंदर मत जाएं, आशु ने भी अच्छाई दिखाते हुए उसे याद दिलाया। मेरी ड्यूटी ही आसपास के डायमेंशनल जोन्स को इन्वेस्टिगेट करना है। अगर कोई खतरा है तो मुझे पहले से अलर्ट देना होगा। तुम जल्दी लौट जाओ, मुझे यहाँ की सिचुएशन फिगर आउट करनी ही होगी। इतना कहकर वो आदमी डायमेंशनल जोन के अंदर दाखिल हो गया। असल में आशु का इरादा अंदर जाने का नहीं था। वो तो बस बाहर ही छोटी हथेली का निशान ढूंढना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा कि वो आदमी कोई बुरा इंसान नहीं है, तो कुछ पल सोचकर उसने भी अंदर जाने का फैसला किया। अगर सच में कुछ हुआ तो वो उसकी मदद कर सकेगा। आज के वक्त में ऐसे लोग बहुत कम थे जो दूसरों की परवाह करते हों। आशु सचमुच नहीं चाहता था कि उस आदमी के साथ कुछ अनहोनी हो। गोल्डन ड्रैगन का दीदार। वो करिश्मा को गोद में लिए हुए फोग के अंदर चला गया। फोग इतना डेंस लग रहा था कि मानो उसे हटाना नामुमकिन हो, लेकिन जैसे ही आशु अंदर पहुंचा, उसके सामने एक गोल्डन और बेहद खूबसूरत बीच दिखाई दिया। वहां वही अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, समंदर की ओर टकटकी लगाए, हैरान एक्सप्रेशंस चेहरे पर लिए हुए। आशु ने उसकी नज़र का पीछा किया और उसकी आंखें लाइट बल्ब की तरह चमक उठीं। उसने देखा कि समंदर की वेव्स में एक गोल्डन डिवाइन ड्रैगन मस्ती कर रहा था। उसके शाइन होते हुए स्केल्स मानो गोल्ड से कार्व किए गए हों और वे सनलाइट में रहस्यमयी ग्लो एमिट कर रहे थे। आशु पहले भी कई अजीबोगरीब और खतरनाक हालातों से गुजर चुका था, इसीलिए उसका एक्सपीरियंस रिच और ग्रैंड था। उसने कई ड्रैगन देखे थे और कुछ को मारा भी था। वो तुरंत चौकन्ना हो गया और फौरन ग्रैंड टर्टल ऑरा का इस्तेमाल करके अपने ऑरा को पूरी तरह कन्वर्ज कर लिया ताकि वो उस गोल्डन ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ ना खींचे। गोल्डन ड्रैगन का ऑरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा आशु ने ड्रैगन वेल के बॉटम में मौजूद उस वाइट ड्रैगन से सेंस किया था। वो दोनों ही बेहद खौफनाक शख्सियतें थीं, इसलिए बिना उसकी एबिलिटी समझे आशु बिल्कुल भी उससे लड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। गोल्डन ड्रैगन ऐसा लग रहा था कि जैसे ह्यूमन उसकी नज़र में कीड़े मकोड़े हों और उसे उनकी ज़रा भी परवाह ना हो। वो समंदर में आज़ादी से तैर रहा था और उसके मूड में भी खुशी झलक रही थी। अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे अपने होश में आया। उसे क्लियरली समझ आ गया था कि इस गोल्डन ड्रैगन के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। इसलिए उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, इस उम्मीद में कि वो सी गोल्ड रीफ डायमेंशनल जोन से बाहर निकल पाए। ड्रैगन की नज़र और घेराबंदी। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम पीछे लिए, उसकी नज़र आशु पर पड़ी, जो करिश्मा को सीने से लगाए खड़ा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। आशु ने फौरन उसे हाथ से इशारा किया चुप रहने का, ताकि वो आदमी किसी भी तरह गोल्डन ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर ना खींचे। शुक्र है कि वो अधेड़ उम्र का आदमी बेवकूफ़ नहीं था। उसे पता था कि गोल्डन ड्रैगन को अलार्म करना खतरनाक होगा, इसलिए उसने आशु को डांटने का इरादा दबा लिया और चुप ही रहा। दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वो तेजी से नहीं भाग सकते थे, बस एक एक कदम संभलकर पीछे बढ़ रहे थे। लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि गोल्डन ड्रैगन को मानो कुछ महसूस हो गया। उसने मुड़कर सीधे आशु की तरफ देखा। ड्रैगन की गोल्डन क्रिस्टल जैसी आंखें चमक उठी जब उसने उन्हें देखा। फिर उसका आधा शरीर समंदर से बाहर निकला और वो टकटकी लगाकर उन्हें घूरने लगा। अब तो गए काम से। उस आदमी का दिल बुरी तरह कांप उठा। इतने खौफनाक क्रिएचर की नज़र में आ जाने का मतलब था अब उसके बच निकलने के चांसेस बहुत ही लो थे। गोल्डन ड्रैगन कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर अचानक अपना सिर उठाकर एक दहला देने वाली ड्रैगन दहाड़ मारी। उस दहाड़ के साथ ही जो समंदर अभी कुछ पल पहले तक शांत था, वो एकदम अफरा-तफरी में बदल गया। और फिर आशु और वो अधेड़ उम्र का आदमी देख सकते थे कि अजीबोगरीब लुक वाले श्रिम्प सोल्जर और क्रैब जनरल्स रोज में बीच की तरफ दौड़ते चले आ रहे थे। जल्दी भागो, अधेड़ उम्र के आदमी ने आशु का हाथ खींचा और डायमेंशनल जोन से बाहर भागने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पीछे की ओर पहले ही श्रिम्प सोल्जर और क्रैब जनरल्स की रोज बिल्कुल किसी आर्मी की तरह खड़ी थीं।
उन्होंने उनका वापस लौटने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था। श्रिम्प सोल्जर और क्रैब जनरल्स बहुत खौफनाक नजर आ रहे थे। वे सीधा खड़े थे, उनकी ऊंचाई करीब 2 से 3 मीटर तक थी। उनके चेहरे अजीब थे और शरीर पर मौजूद शेल मानो एक बैटल कवच फोम में हो। उनके हाथ पैर भी ब्लेड जैसी शार्पनेस लिए हुए थे, जिससे उनकी अपीयरेंस और भी खौफनाक और खूंखार लग रही थी। खाने की टेबल पर जो श्रिम्प और क्रैब की मासूमियत और चार्म दिखता था, उसका यहाँ कोई नामोनिशान नहीं था। लेकिन श्रिम्प सोल्जर और क्रैब जनरल्स ने सिर्फ रास्ता रोका हुआ था, उन्होंने तुरंत अटैक नहीं किया। इसी बीच और भी श्रिम्प सोल्जर और क्रैब जनरल्स बीच पर आ पहुंचे। उनकी तादाद हजारों में थी। असल तादाद को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन इतना ज़रूर था कि उन्होंने तीनों को चारों तरफ से घेर लिया था। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा मुरझा गया। उसने गहरी सांस लेकर आशु से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि बच्चे को लेकर रिस्क मत लो, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अब तो निकलने का कोई चांस ही नहीं है। ये हमसे दुश्मनी रखते हुए नहीं लग रहे। आशु को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आमतौर पर डायमेंशनल क्रिएचर्स ह्यूमंस पर तुरंत हमला कर देते, लेकिन ये श्रिम्प सोल्जर और क्रैब जनरल्स ऑर्डरली फॉर्मेशन में खड़े थे और उनमें अग्रेशन का कोई साइन नहीं था। दुश्मनी की क्या ज़रूरत है? इन सब का बस एक एक करके थूकना ही हमें मार डालने के लिए काफ़ी है। अधेड़ उम्र का आदमी बड़बड़ाया। उसने तुरंत अपना कंपेनियन बीस्ट बुलाया और जिंदगी की बाजी लगाकर लड़ने की तैयारी करने लगा। फिर उसने आशु से कहा, हालांकि चांस बहुत कम है, लेकिन जैसे ही फाइट शुरू हो, अगर कभी भी कोई ओपनिंग दिखे तो तुरंत भागने की कोशिश करना। ये कहकर वो श्रिम्प सोल्जर और क्रैब जनरल्स पर धावा बोलने ही वाला था, जो रास्ता रोककर खड़े थे। टर्टल मिनिस्टर का आगमन और आश्चर्यजनक सम्मान। लेकिन तभी श्रिम्प सोल्जर और क्रैब जनरल्स अचानक दोनों तरफ हट गए और बीच में एक रास्ता छोड़ दिया। उस रास्ते से एक ह्यूज ब्लैक आर्मर्ड टर्टल चलता हुआ आया। उसकी ऊंचाई 20 से 30 मीटर तक थी और वो ह्यूमंस की तरह खड़ा होकर चल रहा था। साथ ही उसके हाथ में एक बड़ा सा टस्क स्पीयर था। उस अजीब से ह्यूमनॉइड टर्टल को देखकर, जिसकी हर एक मसल बॉडी बिल्डर की तरह साफ नजर आ रही थी और जिसने डरावना कवच पहन रखा था, अधेड़ उम्र का आदमी से हर उठा। क्या ये वही मशहूर मिथिकल क्रिएचर टर्टल मिनिस्टर है? उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। क्लैंग! टर्टल मिनिस्टर धीरे धीरे उनके सामने आया। उसके हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो कोई माउंटेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो। जमीन तक कांप उठती थी। उसने अपने कंधे पर टिके हुए टस्क स्पीयर को जमीन में गाड़ा। स्पीयर का वेट रेतली जमीन को चीरते हुए गहरा गड्ढा बनाते हुए धंस गया। पीली रेत से शॉकवेव उठी और चारों ओर फैल गई, उसकी जबरदस्त ताकत का एहसास कराते हुए। अधेड़ उम्र का आदमी दांत भींचकर खड़ा हो गया। उसे पता था कि वो उस क्रिएचर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मौत सामने खड़ी हो और इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, ये कैसे मुमकिन था? उसने ठान लिया, चाहे मरते दम तक क्यों ना सही, जितने दुश्मन मार सकेगा मार डालेगा। लेकिन ठीक उसी पल उसने देखा, वो टर्टल मिनिस्टर अचानक एक घुटने पर झुक गया। उसने जमीन पर सिर झुकाकर इज्जत के साथ सलाम किया और गड़गड़ाहट जैसी आवाज में बोला, माय लॉर्ड, मेरे मास्टर आपको समंदर में एक गैदरिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं। उम्मीद है आप एक्सेप्ट करेंगे। आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। अधेड़ उम्र का आदमी हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें उस जायंट टर्टल मिनिस्टर पर टिकी रह गईं, जो अभी तक मौत की तरह सिर पर खड़ा था और अब एक मामूली से दिखने वाले नौजवान को लॉर्ड कहकर एड्रेस कर रहा था। कहानियों का मिथिकल क्रिएचर टर्टल मिनिस्टर एक नौजवान के आगे सिर झुकाए खड़ा था। ये नज़ारा मानो किसी सपने से कम नहीं था। अधेड़ उम्र का आदमी आशु को अजीब सी नज़रों से देखने लगा। उसके मन में धीरे धीरे ये शक पनपने लगा कि कहीं ये नौजवान कोई खौफनाक डायमेंशनल क्रिएचर तो नहीं, जो ह्यूमन फॉर्म लेकर उनके बीच छिपा बैठा है। तुम्हारा मास्टर कौन है? आशु ने समंदर की डायरेक्शन में नजर डाली, लेकिन वहां थोड़ी देर पहले दिखा गोल्डन ड्रैगन अब गायब था। माय लॉर्ड, आप पहले ही मेरे मास्टर से मिल चुके हैं। इस वक्त मेरे मास्टर आपका इंतजार ड्रैगन पैलेस में कर रहे हैं, टर्टल मिनिस्टर ने इज्जत के साथ जवाब दिया। तो फिर मैं तुम्हारे मास्टर से मिलूंगा, लेकिन इस शख्स का तुमसे कोई लेना देना नहीं। इसे जाने दो, इसे मत रोको, आशु ने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। आपका हुक्म सर आंखों पर, माय लॉर्ड। टर्टल मिनिस्टर खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ लहरामा। तुरंत ही श्रिम्प सोल्जर जो रास्ता रोके खड़े थे, पीछे हट गए और रास्ता बना दिया। डायमेंशनल क्रिएचर्स बेहद खूंखार और बेरहम होते हैं। बेहतर होगा कि तुम रिस्क न लो, अधेड़ उम्र के आदमी ने झिझकते हुए कहा। कोई बात नहीं, ये तो बस एक ड्रैगन पैलेस है, मुझे ट्रैप नहीं कर सकता। तुम अब वापस जाओ, आशु ने कहा। उस अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस नजर आए, लेकिन वह और कुछ नहीं कह पाया। वह मुड़ा और डायमेंशनल जोन के एग्जिट की तरफ चल पड़ा। श्रिम्प सोल्जर्स ने उसे रोका नहीं, जैसा कि उम्मीद थी, बल्कि वे कतार में खड़े हो गए और आशु का वेलकम करते हुए उसे समंदर की तरफ ले गए, मानो किसी एम्परर का दूसरी टेरिटरी में वेलकम किया जा रहा हो। श्रिम्प सोल्जर्स और क्रैब जनरल दोनों तरफ लाइन अप हो गए।
उन्होंने समंदर के पानी को ऐसे अलग कर दिया जैसे कोई पर्दा हटा दिया गया हो और डीप सी तक जाने वाला रास्ता सामने आ गया हो। जब अधेड़ उम्र के आदमी ने देखा कि आशु बच्चे को उठाकर समंदर में चला गया तो उसने दांत भींचे और डायमेंशनल जोन से बाहर निकल गया। बाहर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर उस मिस्टी बीच और समंदर को देखा। उसे ऐसा लगा मानो वह अब तक कोई सपना देख रहा था। एक मिथ में पाया जाने वाला डायमेंशनल क्रिएचर किसी इंसानी लड़के के सामने घुटनों के बल झुक जाए। अगर मैं ये बात किसी को बताऊं भी तो कौन यकीन करेगा? शायद मैं खुद ही भ्रम में था, उसके मन में यही ख्याल उमड़ने लगे। उधर टर्टल मिनिस्टर रास्ता लीड करते हुए आगे आगे चल रहा था और आशु उसके पीछे समंदर की गहराइयों में जाता गया। पानी के नीचे का नज़ारा बेहद रहस्यमय और खूबसूरत था। पर्दे सा लगने वाला समंदर चारों तरफ फैला था और उसमें तरह तरह के सी क्रिएचर्स इधर उधर मंडरा रहे थे। आशु ने यहाँ तक देखा कि कुछ बेहद खूबसूरत औरतें क्लैम्स में लेटी हुई थीं। शायद वही लेजेंडरी क्लैम फेरीज थीं। आशु हमेशा से मानता आया था कि सी ड्रैगन पानी के अंदर बने पैलेस में रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मशहूर क्रिस्टल पैलेस ईस्ट सी ड्रैगन किंग का रेजिडेंस था। लेकिन ये ड्रैगन किंग ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं निकला। जब आशु उस सोकॉल्ड ड्रैगन पैलेस पहुंचा तो उसने देखा कि वो दरअसल एक बड़े से शिप का मलबा था। आशु शिप्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, नहीं वह ये पहचान पाया कि किस तरह का शिप था, मगर उस शिप के स्केल से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शायद वह एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, वही ह्यूमनिटी की सबसे बड़ी मरीन कॉम्बैट यूनिट जो डायमेंशनल स्टॉर्म्स से पहले एग्जिस्ट करते थे। लेकिन डायमेंशनल स्टॉर्म्स के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तमाम फ्लीट्स और क्रूज शिप्स को ज़्यादातर डायमेंशनल क्रिएचर्स ने डुबो दिया था। चाहे ये शिप एयरक्राफ्ट कैरियर न भी हो, मगर किसी भी हालत में ये ड्रैगन पैलेस जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। डूबी हुई शिप जैसे किसी रहस्यमयी फोर्स से एनवेल्व थी जो समंदर के पानी को उसके पास आने से रोक रही थी। आशु टर्टल मिनिस्टर के पीछे पीछे डेक तक पहुंचा। वहां टर्टल मिनिस्टर एक घुटने के बल झुक गया और केबिन की तरफ सिर झुकाकर बोला, मास्टर, लॉर्ड आपसे मिलने के लिए आए हैं। माय लॉर्ड, प्लीज़ मेरे साथ आइए। एक ग्रेसफुल क्लैम फेरी वहां आए और आशु के सामने झुककर उसे ग्रीट किया, फिर हाथ से इशारा करते हुए उसे अंदर चलने का इन्विटेशन दिया। आशु उसके पीछे चलते हुए केबिन में दाखिल हुआ और जल्द ही एक काफ़ी बड़े केबिन स्पेस तक पहुंच गया। जैसे ही आशु सोच ही रहा था कि इतना बड़ा गोल्डन ड्रैगन आखिर इस केबिन में कैसे आया होगा, उसकी नज़र सामने पड़ी एक सैडिक्टिव औरत चौड़े सिंहासन जैसी चेयर पर बैठी थी। उसके सिर पर ड्रैगन हॉर्न्स थे और हेयर गोल्डन। उसने गोल्डन कवच पहन रखा था और शान से उस कुर्सी पर बैठी थी जैसे कोई क्वीन हो। लेकिन वो चेयर किसी भी तरह से लेजेंडरी ड्रैगन किंग कोरल थ्रोन जैसी नहीं लग रही थी, जो कि मिथ्स का एक पॉपुलर थ्रोन था, बल्कि वो ज़्यादा ह्यूमन वर्शिप के कंसोल वाली चेयर जैसी लग रही थी। तो वो गोल्डन ड्रैगन एक्चुअली में औरत है और ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आशु हैरान रह गया और उसकी तरफ गौर से देखने लगा। ड्रैगन क्वीन की स्किन फेयर थी, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां गोल्डन ग्लो से शाइन हो रही थीं। उसने अपनी सुंदर नज़रों से आशु को देखा और पूछा, क्या तुम एंशिएंट ड्रैगन्स के कीपसेक हो? कौन से एंशिएंट ड्रैगन्स? मैंने तो कभी उनके बारे में नहीं सुना, आशु ने जवाब दिया। अगर तुम एंशिएंट ड्रैगन्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो तो फिर तुम्हारे पास उनका कीपसेक क्यों है? ड्रैगन क्वीन ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। एंशिएंट ड्रैगन्स का कीपसेक? आशु थोड़ी देर के लिए अवाक रह गया, फिर कुछ याद आते ही उसने अपने गले में लटक रहा ड्रैगन का आइवरी पेंडेंट निकाला और कहा, क्या तुम इसकी बात कर रही हो? ये मेरे टीचर ने ड्रैगन टीथ से कार्व कर मुझे गिफ्ट किया था। ये तो बस एक मामूली सा तोहफा है, कोई कीपसेक नहीं। ड्रैगन क्वीन ने आशु को लंबे समय तक देखा, फिर बोली, क्योंकि तुम्हारे पास एंशिएंट ड्रैगन्स का कीपसेक है, चाहे तुमने इसे कहीं से भी ऑब्टेन किया हो, तुम एंशिएंट ड्रैगन्स के रिप्रेजेंटेटिव हो। आज से तुम मेरे ड्रैगन पैलेस के दामाद हो। आशु ने ड्रैगन क्वीन की ओर हैरत से देखा। उसने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ कहेगी। वह तो एक प्योर ह्यूमन था, जबकि ड्रैगन क्वीन एक डायमेंशनल क्रिएचर। दोनों सेम स्पीशीज के नहीं थे, फिर वह ड्रैगन पैलेस का दामाद कैसे बन सकता था? इसके अलावा आशु ने कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं था, इसीलिए वह बस इतना ही कह सका, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। ड्रैगन क्वीन ने यह जवाब सुना तो उसका चेहरा तुरंत नाराजगी से भर गया। तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइस हैं, मरना या ड्रैगन पैलेस का दामाद बनना। आशु ने उसे अजीब नज़रों से देखा और पूछा, ह्यूमंस की पृथ्वी पर कोई कमी नहीं है। अगर आपको शादी करनी ही है तो बहुत से ह्यूमन मेल तैयार हो जाएंगे, फिर आप जिद करके मुझे ही क्यों चूज कर रही हो? ड्रैगन क्वीन ने नाराजगी भरे चेहरे के साथ कहा, एक मामूली ह्यूमन को मुझ पर नज़र डालने का भी हक नहीं है। क्या मैं ह्यूमन नहीं हूँ? आशु ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। ड्रैगन क्वीन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस उसे खूबसूरत नज़रों से घूरते हुए कोल्ड टोन में कहा, तुरंत जवाब दो। क्या तुम ड्रैगन पैलेस के दामाद बनने को तैयार हो या यहीं मरना पसंद करोगे? माफ़ करना, मगर मेरी शादी करने की कोई प्लानिंग नहीं है।
आशु नेचुरली ड्रैगन पैलेस का दामाद बनना नहीं चाहता था। वे दोनों तो अलग ही स्पीशीज से थे। ड्रैगन क्वीन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, जिसके साथ उसने हुक्म दिया, इसे पकड़ लो। ड्रैगन क्वीन का हुक्म सुनते ही एक श्रिम्प सोल्जर तेजी से आगे बढ़ा और अपने श्रिम्प जैसे सिर वाले स्पीयर को आशु की तरफ बढ़ा दिया। आशु ने अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया और तेजी से केबिन के एग्जिट की तरफ बढ़ गया। एग्जिट पर तैनात श्रिम्प सोल्जर्स की रोज ने भी एक साथ अपने स्पीयर आशु की तरफ घुमा दिए। आशु ने बैम्बू ब्लेड म्यान से बाहर निकाला और सामने से आते श्रिम्प हेडेड स्पीयर को एक ही स्लैश में काट दिया। उसने करिश्मा को साथ उठाया और डेक की तरफ दौड़ पड़ा। डेक पर टर्टल मिनिस्टर खड़ा था। उसका पहले वाला हम्बल एप्टीट्यूड पूरी तरह गायब हो चुका था। अब उसके हाथ में ह्यूज स्पीयर था, जिसे उसने पूरी ताकत से आशु की तरफ दे मारा। स्पीयर बेहद फास्ट और फेरोशियस था। ऊपर से उसका वेट भी एक्सट्रीमली हैवी था। आशु ने एस्टिमेट किया कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ शायद इतने पावरफुल अटैक को विथस्टैंड नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने सिर्फ अपनी मूवमेंट टेक्निक पर भरोसा करते हुए डॉज किया। टर्टल मिनिस्टर का स्पीयर अटैक ऐसा था मानो तूफानी हवा सूखे पत्तों को उड़ा रही हो। उसका जाइगेंटिक शरीर होने के बावजूद उसमें जरा भी क्लमजीनेस नहीं थी। आशु लगातार इधर उधर डॉज करता रहा। वह अटैक तो डॉज कर रहा था, लेकिन कुछ पल के लिए टर्टल मिनिस्टर से पीछा छुड़ा पाने में नाकाम था। टर्टल मिनिस्टर ही इतना खूंखार है, तो वो ड्रैगन क्वीन तो और भी ज्यादा खौफनाक होगी। ऐसे ख्यालों के बावजूद आशु ने जरा भी घबराहट जाहिर नहीं की। उसे पता था कि उसके पास टेलीपोर्टेशन और खुद को छिपाने की एबिलिटी है, इसीलिए अगर वह हार भी गया तो भी वह निकलकर भाग सकता था। ये तो बिल्कुल अलग है उस टर्टल प्राइम मिनिस्टर से जिसके बारे में मिथ्स और लेजेंड्स में पढ़ा था। ये तो पूरा का पूरा सुपर बरसेरकर है। फाइट आगे बढ़ने के साथ आशु ने महसूस किया कि टर्टल मिनिस्टर और भी ज्यादा खूंखार होता जा रहा है। साथ ही उसका शरीर लगभग इनविंसिबल था। आशु के हमले उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं डाल रहे थे, इसलिए उसने और उलझने की बजाय सीधा न्यू एरा लाइफ सोल पर स्विच किया और अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन पैलेस से निकलकर समंदर में कूद पड़ा। चाहे टर्टल मिनिस्टर कितना भी खूंखार क्यों न हो, वह आशु का पीछा नहीं कर सका। कुछ ही टेलीपोर्टेशंस में आशु उसे बहुत पीछे छोड़ चुका था। जैसे ही आशु समंदर से बाहर निकलने वाला था, अचानक उसकी नज़र एक गोल्डन परछाई पर पड़ी। वह ड्रैगन क्वीन थी, जिसके शरीर पर गोल्डन ड्रैगन स्केल्स ग्लो हो रहे थे। उसका फिगर भले ही अट्रैक्टिव था, लेकिन उसकी फिस्ट उससे भी ज्यादा एक्सप्लोसिव थीं। उसके एक मुक्के से ही समंदर का पानी उफन पड़ा और उसकी फिस्ट के नीचे एक टेरिफाइंग वॉर्टेक्स फॉर्म हो गया, जिसने आशु के शरीर को अनचाहे ही उसकी तरफ खींच लिया। आशु ने फौरन टेलीपोर्टेशन का सहारा लिया और उस खौफनाक पंच की रेंज से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने टेलीपोर्ट किया, ड्रैगन क्वीन उसके सामने आ धमकी। उसका दहला देने वाला पंच आशु पर गिरने ही वाला था। आशु के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने फिर से टेलीपोर्ट किया। मगर कई बार लगातार टेलीपोर्टेशन करने के बावजूद भी वह ड्रैगन क्वीन से पीछा नहीं छुड़ा पाया। हर बार जब वह टेलीपोर्ट करता, ड्रैगन क्वीन फिर उसके सामने खड़ी मिलती। और भी खौफनाक बात यह थी कि इतनी टेलीपोर्टेशंस के बाद आशु को समंदर से बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन बीच पर पहुंचने के बजाय उसकी आंखों के सामने सिर्फ दूर दूर तक फैला समंदर था, मानो वह अब भी डीप सी में ही मौजूद हो। इस जगह को डीप ब्लू कहा जाता है। चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों न हो, इस समंदर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ड्रैगन पैलेस का दामाद बनने के लिए मान जाओ, तब भी मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ, ड्रैगन क्वीन ने उसका पीछा करते हुए कहा। आखिर तुम मुझ में देख क्या रही हो? ठीक है, मैं बदल जाऊंगा, ओके, आशु ने लाचार होकर कहा। जब तक तुम मर नहीं जाते, तुम्हें ड्रैगन पैलेस का दामाद ही बनना होगा। ड्रैगन क्वीन ह्यूमन नहीं थी, वो आशु के शब्दों में छिपे तंज को समझ ही नहीं पाए। तुम ड्रैगन हो और मैं ह्यूमन, हम दोनों एक ही रेस से नहीं हैं, हमारे बीच कुछ भी होना नामुमकिन है, आशु ने डॉज करते हुए कहा, और साथ ही मन वो भाग निकलने का रास्ता भी सोच रहा था। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने जा रही हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन से शादी करके ड्रैगन पैलेस के दामाद बनो। उसकी रगों में आधी ह्यूमन ब्लडलाइन है, ड्रैगन क्वीन ने जवाब दिया। रुको, मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करूं? लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी बहन को देखा तक नहीं। तुम्हारी बहन आखिर है कौन? आशु एक पल को चौंक गया। ड्रैगन क्वीन आशु के सामने खड़ी थी और उसने अटैक्स करना कंटिन्यू नहीं रखा। इसके बजाय उसने एक क्लैम निकाला और उसे खोला। तुरंत ही उसकी शेल से लाइट शूट हुई, जैसे कोई होलोग्राफिक प्रोजेक्शन हो। वो लाइट कंडेंस होकर एक औरत की इमेज में बदल गई। शाश्वती सिन्हा। आशु की आंखें फैल गईं जब उसने उस औरत की इमेज देखी जिसे ये ड्रैगन क्वीन उसकी वाइफ बनाने पर तुली थी। इसमें जरा भी शक नहीं था कि वो इमेज किसी और की नहीं, बल्कि शाश्वती की ही थी। उसे पहचानने में आशु से कोई भूल हो ही नहीं सकती थी। तुम उससे मिल चुके हो, बहुत बढ़िया, ऐसे में तुम ड्रैगन पैलेस में ही रुको और मेरी बहन से शादी की तैयारी करो, ड्रैगन क्वीन ने कहा। रुको, आशु ने हाथ आगे बढ़ाकर ड्रैगन क्वीन को रोका, जो अभी उसे पकड़ने ही वाली थी।
उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी बहन सचमुच शाश्वती है तो उसका पहले से एक मंगेतर है और दोनों का रिश्ता भी अच्छा है। मुझे लगता है भले ही मैं उससे शादी के लिए तैयार हो जाऊं, वो कभी मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं होगी। तुम शायद गलतफहमी में हो। बेहतर होगा कि पहले अपनी बहन से खुद पूछ लो। ड्रैगन क्वीन ने नाराजगी भरी आवाज में कहा, मामूली ह्यूमंस की औकात नहीं कि वो मेरी बहन से शादी कर सकें। तुम्हारी बहन का मंगेतर कोई मामूली ह्यूमन नहीं है। वो बेहद टैलेंटेड है और फ्यूचर में ज़रूर एक टॉप एक्सपर्ट बनेगा। वो मुझसे कहीं गुना बेहतर है। आशु ने कैफ की तारीफ करते करते सांस तक नहीं छोड़ी। लेकिन उसकी बातें खोखली नहीं थीं। कैफ की काबिलियत सचमुच बेमिसाल थी। ऊपर से वह मेहनती भी उतना ही था जितना आशु, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं। चाहे वो कितना भी लाजवाब क्यों न हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। डायमेंशन के रूल्स की रिकॉग्निशन के बिना उनकी शादी होना नामुमकिन है, ड्रैगन क्वीन ने बिना घुमाए फिराए कहा। कौन से डायमेंशन के रूल? मैं भी तो ह्यूमन हूँ। अगर उसे रिकॉग्निशन नहीं मिलती तो मुझे भी नहीं मिलनी चाहिए, सही कहा ना? आशु उलझन में पड़ गया। तुम अलग हो, तुम्हें पहले ही रिकॉग्निशन मिल चुकी है, ड्रैगन क्वीन ने कहा। मुझे रिकॉग्निशन मिल चुकी है? कब? आशु और भी हैरान था। उसके सिर पर तो कोई सील नहीं लगी थी, तो फिर ड्रैगन क्वीन क्यों कह रही थी कि उसे रिकॉग्निशन मिल चुकी है? ड्रैगन क्वीन ने सांस भरी और बोली, अब भी बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं हेवनली हैप्पीनेस टोकन को नहीं पहचानती? हेवनली हैप्पीनेस टोकन? आशु को तुरंत ख्याल आया और उसने जल्दी से वह स्टोन टोकन निकाल लिया जो एम्पर ऑफ जांबाज ने उसे दिया था और उसे दिखाते हुए सवाल किया, क्या तुम इसकी बात कर रही हो? हाँ, मैं इसी टोकन की बात कर रही हूँ। ड्रैगन क्वीन ने उस स्टोन टोकन की तरफ देखते हुए सिर हिलाया जिसे आशु ने पकड़ रखा था। अगर ऐसा है तो बात बहुत सिंपल है। मैं ये तुम्हारी बहन के मंगेतर को दे सकता हूँ। इस तरह से उनका रिश्ता लीगल हो जाएगा, आशु ने कहा। हेवनली हैप्पीनेस टोकन तो पहले ही तुमसे कनेक्ट हो चुका है, उसे देने का क्या फ़ायदा? ड्रैगन क्वीन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हे ऊपर वाले, एम्परर ऑफ जानबाज ने मुझे ऐसा टोकन क्यों दिया? मुझे सच में शादी नहीं करनी। आशु का दिल पछतावे से भर गया। अगर उसे पहले से पता होता कि ऐसा होगा तो वो कभी भी इस टोकन को नहीं चाहता। लेकिन दोबारा सोचने पर उसे लगा कि कैफ की मंगेतर सचमुच ह्यूमन नहीं थी। कम से कम वो पूरी तरह से प्योर ह्यूमन तो नहीं थी। इसीलिए कैफ ने बचपन में जो देखा था शायद वो गलत नहीं था। क्वीन, असल में टोकन हो या ना हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन और मेरा स्कूल में कैफ सचमुच एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। फिर आप क्यों उन्हें अलग करना चाहती हैं? आशु ने ड्रैगन क्वीन को बातों से मनाने की कोशिश की। गहराई से सोचने पर उसे लगा कि ये ड्रैगन क्वीन तो कैफ की सिस्टर इन लॉ ही हुई। आगे चलकर आखिर में सब एक ही परिवार बन जाएंगे, तो उससे फाइट करना किसी भी तरह से अच्छा नहीं था। हेवनली हैप्पीनेस टोकन के बिना तुम्हारी कोई भी बात बेकार है। अगर हम हेवनली हैप्पीनेस टोकन से उसकी किस्मत को पलट कर तबू नहीं तोड़ पाए तो उसे 7C के ड्रैगन किंग की कॉन्क्यूबाइन ही बनना पड़ेगा, ड्रैगन क्वीन ने कहा। क्या 7C का ड्रैगन किंग? आशु कुछ हद तक अवाक रह गया। उसने तो सिर्फ 4C के ड्रैगन किंग के बारे में सुना था। ये 7C का ड्रैगन किंग कौन था? और शाश्वती उसकी कंक्यूबाइन क्यों बनेगी? क्योंकि ड्रैगन क्वीन को आशु की मदद की ज़रूरत थी। उसके पास सब्र रखते हुए एक्सप्लेन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा, इस समंदर को 7 ड्रैगन सी कहा जाता है। असल में ये एक ह्यूज डायमेंशनल जोन है। सी गॉड रीफ तो इसमें मौजूद सिर्फ एक छोटा सा डायमेंशनल जोन है। हर डायमेंशनल जोन जैसे कि सी गॉड रीफ में एक ड्रैगन मोनार्क होता है, लेकिन 7 ड्रैगन सी का सुप्रीम रूलर 7C का ड्रैगन किंग है। वही 7 ड्रैगन सी में मौजूद हर चीज़ पर हुकूमत करने वाला सुप्रीम एग्जिस्टेंस है। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद आखिरकार आशु को पूरे मामले की क्लियर आउटलाइन मिल गई। ड्रैगन अपनी फितरत से ही बेहद लस्टफुल होते थे। असल में 7 ड्रैगन सी के 7 ड्रैगन मोनार्क डोमेन्स 7C के ड्रैगन किंग का हारिम ही थे। जैसे ही कोई नई फीमेल ड्रैगन पैदा होती उसे 7C ड्रैगन किंग के हरम में शामिल कर लिया जाता। ड्रैगन क्वीन के डैड सी गॉड रीफ के ड्रैगन किंग थे और उसकी माँ भी एक ड्रैगन थी। लेकिन 7C का ड्रैगन किंग उसकी माँ को अपने लिए चाहता था। इसी वजह से सी गॉड रीफ के बूढ़े ड्रैगन किंग ने 7C के ड्रैगन किंग से फाइट की, लेकिन आखिर में उसके हाथों मारा गया। उसकी माँ भी उस फाइट में सीरियसली घायल हो गई थी, मगर एक इंसान ने उसे बचा लिया। बाद में किसी वजह से उसकी माँ और उस ह्यूमन से शाश्वती का जन्म हुआ। उसके कुछ वक्त बाद उसकी माँ की मौत हो गई। 7C के ड्रैगन किंग ने उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि ड्रैगन क्वीन को सी गॉड रीफ की ड्रैगन मोनार्क बना दिया। लेकिन ये उसका कोई भला करने का इरादा नहीं था। वो बस इस इंतज़ार में था कि ड्रैगन क्वीन और शाश्वती बड़ी हो जाएं। और जब वो बड़ी हो जाती तो उन्हें 7C के ड्रैगन किंग की कंक्यूबाइन बनना ही पड़ता। क्या तुमने कभी 7C के ड्रैगन किंग को मारने के बारे में सोचा ही नहीं?
आशु ने पूछा। 7C का ड्रैगन किंग टेरा ग्रेड की पावर रखता है, यहाँ तक कि अगर 7 ड्रैगन मोनार्क मिलकर भी अटैक करें तो वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते, ड्रैगन क्वीन ने बेरुखी से कहा। टेरा ग्रेड, ये शब्द सुनते ही आशु का सर दुखने लगा। बनाना फेरी का एवोल्यूशन अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसके पास टेरा ग्रेड की पावर रखने वाले किसी क्रिएचर से निपटने का कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं था। तुम अपनी बहन के साथ अंदरूनी इलाकों की तरफ भाग नहीं सकती। दुनिया इतनी बड़ी है, 7C का ड्रैगन किंग तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, है ना? कुछ सोचने के बाद आशु ने कहा। ड्रैगन क्वीन ने सिर हिलाया और बोली, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, पर हमारी रेस्ट्रिक्शन डायमेंशनल जोन से है। हमारे लिए समंदर छोड़कर जाना नामुमकिन है। मैं तो खुद डायमेंशनल जोन छोड़ भी नहीं सकती। मेरी बहन के अंदर आधी ह्यूमन ब्लड लाइन होने की वजह से वो डायमेंशनल जोन छोड़ सकती है, पर वो समंदर से बहुत दूर नहीं जा सकती। जब तक, ये कहकर ड्रैगन क्वीन आगे कुछ नहीं बोली और आशु की तरफ देखने लगी। आशु को तुरंत समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहती है और बोला, मेरे पास जो हेवनली हैप्पीनेस टोकन है वो उसकी डायमेंशनल जोन की रेस्ट्रिक्शंस हटा सकता है ना? बिल्कुल, इसलिए वो जिससे शादी करेगी वो सिर्फ तुम ही हो सकते हो। वो हेवनली हैप्पीनेस टोकन की ताकत से डायमेंशनल जोन की रेस्ट्रिक्शन से एस्केप कर सकती है, ड्रैगन क्वीन ने कहा। लेकिन आशु ने सिर हिलाया और कहा, मेरे पास सिर्फ एक हेवनली हैप्पीनेस टोकन है। भले ही मैं शाश्वती को बचा लूँ, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, है ना? मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। तुम्हें बस शाश्वती से शादी करनी है और उसे अंदरूनी इलाकों में ले जाना है, ड्रैगन क्वीन ने कहा। नामुमकिन, आशु ने सिर हिलाया। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे, ड्रैगन क्वीन ने नाराज निगाह से कहा। आशु ने ड्रैगन क्वीन की तरफ देखते हुए कहा, अगर मुझे इसका पता न होता तो ठीक था, पर अब जब मुझे पता है तो तुम्हें और तुम्हारी बहन को बिन कुछ किए वो ट्रेजेडी बर्दाश्त करते देखना मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो मुझे परमिशन दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम मिलकर 7C के ड्रैगन किंग को मार देंगे और तुम्हारी बहन और पूरे 7 ड्रैगन सी को बचाएंगे। आशु ने मन में सोचा कि ये शायद एक अच्छा मौका भी हो सकता है। जब 7 ड्रैगन सी में अफरा-तफरी मचेगी तो उसे भारी फायदे मिल सकते हैं। ड्रैगन क्वीन ने आशु को ऐसे देखा मानो किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। क्या तुम्हें पता है टेरा ग्रेड का मतलब क्या होता है? ये वो पावर है जो एक उंगली से तुम्हें हजारों बार मार सकता है। वो तो है, पर मैंने कुछ टेरा ग्रेड वाले क्रिएचर्स देखे हैं। वे उतने खौफनाक नहीं जितना तुम बता रही हो। अगर तुम मुझ पर यकीन करो और मुझे थोड़ा और वक्त दो तो मैं डेफिनेटली तुम्हें बचा पाऊंगा। आशु ने ड्रैगन क्वीन को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, साथ ही वो उसे 7 ड्रैगन सी में अपनी जासूस स्पाइक में बदलने की प्लानिंग भी कर रहा था। वक्त मांगने की बात ही छोड़ो, तुम्हारे जैसे ह्यूमन के लिए 7C के ड्रैगन किंग को हराना नामुमकिन है। और वक्त भी नहीं है। ड्रैगन्स के स्टैंडर्ड के मुताबिक शाश्वती 6 महीनों में एडल्ट हो जाएगी, ड्रैगन क्वीन ने कहा। और तुम्हारा क्या है? आशु ने ड्रैगन क्वीन से पूछा। 1 महीने से भी कम, ड्रैगन क्वीन ने थोड़ी हिचक के साथ जवाब दिया। 1 महीने से भी कम? आशु सोच में पड़ गया। ये जाहिर है कि टेरा ग्रेड पर पहुंचना बेहद मुश्किल था। आशु भी श्योर नहीं था कि बनाना फेरी 1 महीने में अपना एवोल्यूशन पूरा कर पाएगी। सपने देखना बंद करो, अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। शाश्वती से शादी करो और उसे अंदरूनी इलाकों में ले जाओ ताकि 7C का ड्रैगन किंग उसे कभी न ढूंढ पाए, ड्रैगन क्वीन ने कहा। अगर मुझे किसी को बचाकर ले जाना पड़ा तो पहले तुम्हें ही ले जाना चाहिए। आशु का मतलब था कि शाश्वती के पास अभी 6 महीने बचे थे, जबकि ड्रैगन क्वीन के पास सिर्फ 1 महीना। इसलिए नेचुरली उसे पहले ड्रैगन क्वीन को बचाना चाहिए था। वे अब भी वक्त खींचकर शाश्वती के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते थे। हालांकि ड्रैगन क्वीन के लिए ये शब्द अलग तरह से गूंजे। वो हैरानी में आशु की ओर देखती रह गई। आशु को अपने शब्दों में कोई गलती नजर नहीं आई और उसने ड्रैगन क्वीन की असामान्य प्रतिक्रिया एबनॉर्मैलिटी भी नोटिस नहीं की। अब वो ये सोच रहा था कि ये शायद एक बड़ा मौका हो सकता है। टेरा ग्रेड डायमेंशनल क्रिएचर को मारना बेहद मुश्किल था, लेकिन अगर कोई गद्दार मदद करे तो शायद थोड़ा मौका बन सकता था। ड्रैगन क्वीन के मुताबिक 7 ड्रैगन सी के साथों ड्रैगन मोनार्क्स का 7C के ड्रैगन किंग के बारे में अच्छा ख्याल नहीं था। शायद वे उसे दिल से नफरत भी करते थे। अगर वो अंदरूनी फूट भड़का पाए तो 7C के ड्रैगन किंग को मारने का चांस मिल सकता था। उसकी टेरा फॉर्म में 7C के ड्रैगन किंग को मारना अनरियलिस्टिक था, लेकिन हर वक्त टेरा ग्रेड क्रिएचर अपनी टेरा फॉर्म में नहीं रहता। अगर वो सही मौके का फ़ायदा उठा सके तो शायद उसे बनाना फेरी का इवोल्यूशन पूरा होने का इंतज़ार भी न करना पड़े। तुम्हारा कोई नाम तो होगा, है ना? मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? आशु ने ड्रैगन क्वीन से पूछा। मिया, ड्रैगन क्वीन ने जवाब दिया। मिया, शाश्वती को यहाँ से ले जाना असल में कोई अच्छा आइडिया नहीं है। आने वाले वक्त में डायमेंशनल जोन्स ज़रूर हट जाएंगे। उस वक्त क्या 7C का ड्रैगन किंग उसे बख्श देगा? मुझे डर है कि उस वक्त नफरत और गहरी हो जाएगी।
अगर वो पकड़ी गई तो हालात और भी बुरे होंगे। सही सॉल्यूशन सिर्फ एक है, 7C के ड्रैगन किंग को खत्म करना। तभी तुम और तुम्हारी बहन अपनी आज़ादी पा सकती हो, आशु ने ईमानदारी से कहा। हम पहले 7C के ड्रैगन किंग से निपट सकते हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि 7C ड्रैगन किंग किस तरह का डायमेंशनल क्रिएचर है? जब तक मैं टेरा ग्रेड पर एडवांस न कर लूँ कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि मिया ने ऐसा कहा, लेकिन फिर भी उसने आशु को 7C के ड्रैगन किंग के बारे में सिचुएशन बता दी। क्योंकि मिया के डैड ने कभी अपनी जान जोखिम में डालकर 7C के ड्रैगन किंग से मुकाबला किया था, मिया ने वो बैटल अपनी आंखों से देखी थी। उसे 7C के ड्रैगन किंग की एबिलिटीज़ अच्छी तरह मालूम थीं। लेकिन 7C ड्रैगन किंग की कुछ एबिलिटीज़ मिया भी ठीक से नहीं समझ पाई थी। इसलिए जब उसने उन्हें एक्सप्लेन करी तो उनमें से कुछ सिर्फ नैरेटिव फॉर्म में थीं। मिया के हिसाब से 7C का ड्रैगन किंग ट्रेडिशनल मायनों में कोई डिवाइन ड्रैगन नहीं लगता था। उसके 7 ड्रैगन हेड थे और बॉडी बेहद ह्यूज था, और हर एक ड्रैगन हेड के पास बेजोड़ स्ट्रेंथ थी। इसके अलावा अगर कोई भी 7C के ड्रैगन किंग के चंगुल में आ जाए तो उसके लिए बच निकलना लगभग नामुमकिन था। उस वक्त मिया के डैड की कॉम्बैट स्ट्रेंथ बहुत हाई थी। गोल्डन ड्रैगन किंग का खिताब लेकर वो 7 ड्रैगन सी में टॉप नॉच माने जाते थे, क्योंकि उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रोंग थी। उनकी गोल्डन ड्रैगन बॉडी लगभग इमोर्टल मानी जाती थी। लेकिन 7C के ड्रैगन किंग की पकड़ में आने के बाद गोल्डन ड्रैगन बॉडी भी उस खौफनाक पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकी। आखिर में मिया ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसके डैड की गोल्डन ड्रैगन बॉडी 7C के ड्रैगन किंग ने निगल ली। क्या 7C के ड्रैगन किंग का हर ड्रैगन हेड अलग अलग एट्रीब्यूट रखता है, जैसे विंड, फायर, थंडर, लाइटनिंग वगैरह? आशु ने उस ओरोची को याद करते हुए सोचा, जिसे उसने रैंकिंग में बुरी तरह पीटा था। नहीं, सातों ड्रैगन हेड्स की पावर्स एक जैसी हैं। वे एक खौफनाक लिक्विड उगल सकते हैं। एक बार अगर किसी पर वो लिक्विड लग गया तो उनका शरीर स्थिर अमोबाइल हो जाएगा। उनका नसीब बस यही होगा कि वे खत्म होने का इंतजार करें, मिया ने कहा। उसकी टेराफॉर्म किस तरह की है? आशु ने डिटेल पूछी। मैंने उसकी टेराफॉर्म नहीं देखी। जब उसने टेराफॉर्म यूज़ करी थी तब समंदर में खौफनाक वेव्स उठीं। मैंने बस वेव्स में उछलते हुए खौफनाक ड्रैगन्स ही देखे। उसकी पूरी अपीयरेंस मैं देख नहीं सकी, मिया ने जवाब दिया। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरी मदद करने को राजी हो तो शायद हम 7C के ड्रैगन किंग को मारने में कामयाब हो सकें। अगर तुम बाकी 6 ड्रैगन मोनार्क से कांटेक्ट कर सको और उनकी मदद ले सको तो चांस और भी बढ़ जाएगा, आशु ने कहा। तुम मुझसे भी फाइट नहीं कर सकते, फिर तुमको क्या लगता है कि तुम 7C के ड्रैगन किंग को मार सकोगे? मिया ने पलटकर कहा, पर किसी वजह से उसने ये नहीं कहा कि आशु भ्रमित डिलूजनल है। किसने कहा कि मैं तुमसे मुकाबला करने के लायक नहीं हूँ? बस मैं अपनी सच्ची स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, आशु ने कहा। मिया ने आशु की तरफ देखा और बोली, तो फिर मुझे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाओ। जब तक तुम सच में मुझे यकीन दिलाने लायक स्ट्रोंग नहीं हो, मैं शाश्वती को ऐसे रिस्क में बिल्कुल नहीं डालूंगी। आशु जानता था कि मिया की कॉम्बैट स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल थी। उसकी स्ट्रेंथ और गठन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह टायरेंट बेहेमोथ से कम नहीं लग रहा था। उसे हराना आसान नहीं होने वाला था। शुक्र है कि आशु पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कंपेनियन बीस्ट्स रखने वाले शख्स का टाइटल भी ऑब्टेन करने के काबिल था, और उसके कंपेनियन बीस्ट्स क्वालिटी में भी पृथ्वी पर टॉप की थीं। आशु ने टायरेंट बेहेमोथ को बुलाया, जो मिया के सामने आकर जमीन पर लैंड हुआ। आशु ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम जानती हो ये क्या है? टायरेंट बेहेमोथ? मैंने इसे रैंकिंग्स में देखा है। तो इसके मालिक तुम हो? मिया थोड़ी हैरान हुई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आशु के पास टायरेंट बेहेमोथ जैसा पावरफुल कंपेनियन बीस्ट होगा। लेकिन भले ही टायरेंट बेहेमोथ पावरफुल था, मिया को यकीन नहीं था कि वो उससे किसी भी तरह कमजोर थी। भले ही आशु टायरेंट बेहेमोथ का मास्टर था, लेकिन उसमें इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो 7C के ड्रैगन किंग को चैलेंज कर सके। यहाँ तक कि वो खुद और टर्टल मिनिस्टर भी ऐसा नहीं कर पाए थे। अब यकीन आया? आशु ने पूछा। टायरेंट बेहेमोथ भले ही स्ट्रोंग हो, लेकिन शायद वो मुझे हरा नहीं पाएगा, मिया ने कहा। तो फिर अगर मैं इनको भी ऐड कर दूं तो? आशु ने अपने कंपेनियन बीस्ट्स को बुलाना शुरू किया। उसने 3 डीमन ब्लड ट्रू ड्रैगन्स, लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड और डीप ब्लू क्रैब सॉवरन को बुला लिया। जब मिया ने देखा कि आशु के पास इतने सारे मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स हैं, तो वो चाहते हुए भी खुद को हैरान होने से नहीं रोक सकी। धीरे धीरे उसे आशु की बातों पर यकीन होने लगा। चाहे कितनी भी तादाद में मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स हों, 7C के ड्रैगन किंग को मार पाना नामुमकिन है। टेरा ग्रेड का लेवल पूरी तरह अलग है। सिर्फ तादाद के दम पर उसे हराया नहीं जा सकता, मिया ने कहा। ये सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी भी मायने रखती है। इतना कहने के साथ ही आशु ने टॉर्च ड्रैगन को बाहर बुला लिया। टॉर्च ड्रैगन? मिया ने एक नज़र में ही उसे पहचान लिया। ड्रैगन्स शायद वो डायमेंशनल क्रिएचर्स थे जिनकी ब्रांचेस सबसे ज़्यादा थीं।
ड्रैगन टाइप क्रिएचर्स की गिनती करना लगभग नामुमकिन था। कुछ ड्रैगन इतने स्ट्रोंग नहीं होते थे कि मिथिकल स्टेज पर भी पहुंच सकें, लेकिन कुछ ड्रैगन इतने खौफनाक तरीके से स्ट्रोंग होते थे कि वो कैलेमिटी ग्रेड जैसे एग्जिस्टेंसेस से भी फाइट कर सकते थे। टॉर्च ड्रैगन बिना किसी शक के ड्रैगन टाइप क्रिएचर्स में सबसे खतरनाक एग्जिस्टेंसेस में से एक था। एक ड्रैगन होने के नाते मिया ने उसे आसानी से पहचान लिया। अफसोस की बात है कि ये अभी भी एक यंगलिंग है। अगर ये एडल्टहुड तक पहुंच जाए और अपनी टेराफॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो शायद ये सच में 7C के ड्रैगन किंग को मार सके। टॉर्च ड्रैगन को बारीकी से देखने के बाद मिया ने निराश होते हुए कहा, भले ही ये अभी यंग हो, फिर भी ये टॉर्च ड्रैगन ही है। इसका ब्राइट टॉर्च विशन वर्ल्ड 7C के ड्रैगन किंग के खिलाफ कुछ काम आ सकता है, और ऊपर से हमें इसके साथ हेड ऑन लड़ना भी ज़रूरी नहीं है। बस तुम मुझे 7C के ड्रैगन किंग की डिटेल्स बता दो, मैं उसके टेराफॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने से पहले उसे असैसिनेट करने का कोई तरीका सोच लेता हूँ। आशु मिया को मनाना जारी रखा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कामयाबी की लगभग कोई उम्मीद ही नहीं है। मिया ने कुछ सोचकर कहा, बस तुम मुझ पर यकीन कर लो, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को इस सी ऑफ बिटरनेस से बचा लूंगा। आशु जानता था कि मिया को यकीन दिलाना आसान नहीं होगा। आफ्टर ऑल वे टेरा ग्रेड की पावर रखने वाले 7C के ड्रैगन किंग का सामना करने की सोच रहे थे। फिर भी आशु को मिया की मदद चाहिए थी, इसलिए उसे सब्र से काम लेकर उसका भरोसा जीतना पड़ा। तुम क्या करना चाहते हो? मिया ने थोड़ी देर झिझकने के बाद पूछा। क्या तुम्हें लगता है हम बाकी 6 ड्रैगन मोनार्क्स को मनाने में कामयाब हो सकते हैं? आशु ने पूछा। बिल्कुल नामुमकिन, मिया ने सर्टेनिटी से जवाब दिया। क्यों? क्या वे भी 7C के ड्रैगन किंग के सताए हुए नहीं हैं? क्या वे रेसिस्ट नहीं करना चाहेंगे? आशु ने डिसबिलीफ में कहा, वो तभी अगर तुम्हारे पास रेसिस्ट करने की एबिलिटी हो। मुझको छोड़कर बाकी ड्रैगन मोनार्क्स अपनी जान जोखिम में डालकर रेसिस्ट नहीं करेंगे, मिया ने पूरे यकीन के साथ कहा। अगर ऐसी बात है तो बाकी 6 ड्रैगन मोनार्क्स की सिचुएशन और उनके डायमेंशनल जोन्स के बारे में बताओ, शायद मैं कोई सॉल्यूशन सोच सकूं। आशु जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहता था। मिया ने 7 ड्रैगन सी की सिचुएशन डिटेल में आशु को समझाई, जिससे वो एक आह भर उठा। एक जासूस से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा देखकर कैसा अच्छा महसूस होता है, ये देखकर उसे 7 ड्रैगन सी की सिचुएशन को साफ साफ समझने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। 7 ड्रैगन सी की सिचुएशन समझने के बाद आशु को एहसास हुआ कि वे सही मायनों में ड्रैगन मोनार्क्स नहीं थे। मिया को पहले से ही 7 ड्रैगन सी में सबसे नॉर्मल ड्रैगन कंसिडर की जा सकती थी, क्योंकि उसके मुताबिक बाकी 6 डायमेंशनल जोन्स के ड्रैगन मोनार्क्स के पास ट्रू ड्रैगन फॉर्म ही नहीं थी। कुछ क्रोकोडाइल जैसे दिखते थे, कुछ लॉबस्टर जैसे, और एक तो बिल्कुल वेल की तरह दिखता था। मगर क्योंकि उन सभी की रगों में थोड़ी बहुत ड्रैगन ब्लड लाइन मौजूद थी, इसलिए वे खुद को ड्रैगन मोनार्क्स कहते थे। वो 7C का ड्रैगन किंग भी शायद एक प्योरब्रीड ड्रैगन किंग नहीं था। आशु के नज़रिए से देखें तो एक प्योरब्रीड ड्रैगन किंग को तो ड्रैगन वेल वाले वाइट ड्रैगन जैसा होना चाहिए था। अगर ये कोई और वक्त होता तो आशु कभी भी अननोन डायमेंशनल जोन्स में जाकर वहाँ के डायमेंशनल क्रिएचर्स का शिकार करने के लिए नहीं जाता। मगर मिया से मिली इन्फॉर्मेशन ने सिचुएशन को पूरी तरह बदल दिया था। एज लॉन्ग एज मिया की इन्फॉर्मेशन सही थी तो आशु के लिए डायमेंशनल जोन्स में घुसकर ड्रैगन मोनार्क्स को मारना मुश्किल नहीं होने वाला था। आफ्टर ऑल उन सिंगल मिथिकल क्रिएचर्स के लिए उसकी डिवाइन पेट लाइनअप का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम 7C के ड्रैगन किंग से जिंदगी की बाजी लगाकर फाइट करें तो वो ड्रैगन मोनार्क्स उसकी मदद करेंगे और हमारे दुश्मन बन जाएंगे? आशु ने धीरे धीरे मिया से और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। अगर 7C का ड्रैगन किंग उन्हें बुलाता है तो वे उसके हुक्म को ना मानने करने की हिम्मत नहीं करेंगे, मिया ने कहा। ठीक है, मैं पहले इस मुसीबत को ख़त्म कर देता हूँ। ड्रैगन पैलेस में मेरी अच्छी खबर का इंतज़ार करना, आशु ने जाते हुए कहा। रुको, मिया ने आवाज़ लगाए। क्या ये काम नहीं किया? आशु को लगा कि मिया उसके ख्यालों को पढ़ चुकी थी। आफ्टर ऑल तुम ह्यूमन हो, अगर तुम समंदर में चलोगे तो तुम्हें ज़रूर डिस्कवर कर लिया जाएगा। ये लो, एक ड्रैगन पल, इसे साथ रखना। जब तक तुम किसी मिथिकल क्रिएचर के करीब नहीं जाओगे तुम्हें ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। ये कुछ हद तक पानी से भी बचाव करती है। मिया ने आशु को एक पल पकड़ाते हुए कहा। मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? आशु ने पल को देखी और उसे लेने में थोड़ा झिझक महसूस की। वो तो बस मिया से मिली इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके मॉन्स्टर्स को मारने का अपना मकसद पूरा करना चाहता था। मिया का यूं उसे कुछ देना उसे थोड़ा एम्बैरस कर रहा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी तुम हम दोनों बहनों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। मिया क्लियरली मान चुकी थी कि आशु सच में उनकी मदद करना चाहता है। आशु का चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। हालांकि वो मिया और शाश्वती की मदद करना चाहता था, लेकिन असल में उसका मकसद मिया की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डायमेंशनल क्रिएचर्स को मारना और ज़्यादा रिसोर्सेज हासिल करना था।
अच्छा, ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ। आगे चलकर तुम्हें वापस कर दूंगा। आशु ने ड्रैगन पल ले ली और तब उसे एहसास हुआ कि ये तो एक कंपेनियन एग था। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे डैड के मरने के बाद पीछे छूटी हुई चीज़ है। क्योंकि तुम हम बहनों की मदद करना चाहते हो तो इसे मेरी तरफ से रख लो। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो इसे इंक्यूबेट करके 7C के ड्रैगन किंग से फाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मिया ने कहा। इससे आशु वाकई बहुत एम्बैरस हो गया। मिया पूरी तरह उस पर भरोसा करती लग रही थी। उसके लिए इतनी कीमती चीज़ देने की उसकी तैयारी ने आशु को अंदर तक अनकंफर्टेबल कर दिया। शुरुआत में उसने यही सोचा था कि उससे जितनी हो सकेगी उतनी हेल्प कर देगा। अगर सच में वो उसका मुकाबला नहीं कर पाया तो पीछे हट जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि मिया ने अपनी सारी उम्मीदें उसी पर टिका दी हैं तो आशु को थोड़ा अजीब लगा। अगर वो सच में 7C के ड्रैगन किंग को नहीं मार पाया तो ऐसे में भाग जाना उसे सही नहीं लग रहा था। तुम लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेती हो। अगर फ्यूचर में तुम्हारा सामना किसी बुरे इंसान से हो गया तो शायद तुम उसके साथ मिलकर वही पैसे भी गिनोगी जो उसने तुम्हें बेचकर कमाए होंगे। आशु ने मन ही मन आह भरी और ड्रैगन पल कंपेनियन एग को रखकर सी गोड रीफ डायमेंशनल जोन से बाहर निकल गया। मुझे पहले कैफ को इस मामले के बारे में बता देना चाहिए, वरना अगर मैं 7C के ड्रैगन किंग को मारने में कामयाब नहीं हो पाया और वो बदला लेने आ गया तो पता नहीं शाश्वती की वजह से कहीं पूरा चौहान परिवार इसमें फंस ना जाए। आशु ने पहले चौहान परिवार लौटने का फैसला किया। कैफ को सब बताने के बाद बाकी 6 डायमेंशनल जोन्स में जाना देर नहीं होगी। जैसे ही आशु सी गोड रीफ से बाहर निकला उसकी टक्कर किसी से हो गई। वो शख्स सी गोड रीफ की तरफ जा रहा था और आशु को सामने देखकर चौंक पड़ा। क्या तुम ड्रैगन पैलेस जा रही हो? आशु ने उससे पूछा। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि शाश्वती थी। साफ लग रहा था कि वो सी गोड रीफ जाना चाहती थी। कौन सा ड्रैगन पैलेस? मैं तो बस सी गोड रीफ में डायमेंशनल क्रिएचर्स का शिकार करने जा रही हूँ, शाश्वती ने कहा। मैं मिया से मिल चुका हूँ, आशु ने कहा। शाश्वती के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। उसने होंठ भींच लिए और आशु को घूरने लगी। क्या तुम कैफ को मेरे बारे में बताओगे? हाँ, आशु ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया। इतना सुनते ही शाश्वती की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसने इंटेंटली आशु को घूरा। उसके शरीर से एक खौफनाक ऑरा रिलीज होने लगा। उसकी काली पुतलियां गोल्डन होना शुरू हो गईं। यहाँ तक कि उसकी स्किन पर फैंट गोल्डन स्केल अपीयर होने लगे। उसकी स्ट्रेंथ साफ तौर पर किसी एपिक लेवल की एग्जिस्टेंस जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसके अंदर आधी गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन थी। ह्यूमंस की एपिक स्ट्रेंथ के अलावा उसके शरीर में एक और भी ज्यादा खौफनाक पावर छिपी हुई थी। आशु नहीं जानता था कि उसके जैसी मिक्स्ड ब्लड में गोल्डन ड्रैगन की पूरी पावर आ सकती है या नहीं। लेकिन अगर ना भी हो तो भी वो एक मामूली ह्यूमन बॉडी से कहीं ज्यादा स्ट्रोंग थी। कैफ को इसके बारे में मत बताना, शाश्वती ने दांत भींचते हुए कहा और उसकी नज़रें आशु पर गड़ी रहीं। उसे ये जानने का हक है। आशु ने बिना पीछे हटे शाश्वती की तरफ देखा। शाश्वती की आंखों में किलिंग इंटेंट पीक पर पहुंच गया, जिसके साथ उसने धीरे धीरे अपनी हथेली उठाई। उसके नाखून हल्के गोल्डन होकर शार्प डैगर की तरह नजर आने लगे। लेकिन आखिर में शाश्वती ने अपना हाथ नीचे कर लिया और उसका शरीर धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल ह्यूमन अपीयरेंस में लौट आया। चले जाओ, तुम कैफ को बता सकते हो कि मैं वापस नहीं आऊंगी, शाश्वती ने कहा और मुड़कर सी गोड रीफ डायमेंशनल जोन की तरफ चल पड़ी। क्या तुम यूं ही हार मान लोगी? क्यों ना एक बार कोशिश कर लो, शायद कैफ को इससे कोई फर्क ना पड़े, आशु ने उसकी पीठ की तरफ देखते हुए कहा। वो कैसे परवाह नहीं करेगा? मैं ह्यूमन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हूँ। कोई भी मेरे जैसी मॉन्स्टर को अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं करेगा। बचपन में जब उसने मेरी ट्रू बॉडी देखी थी तभी वो डर गया था। मैं क्यों उसे दूसरी बार डराऊं? शाश्वती ने ये कहते हुए सी गोड रीफ में छलांग लगा दी। आशु फोग में गायब होती शाश्वती की परछाई को देख रहा था। तभी पास से किसी ने आह भरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कैफ की मंगेतर सचमुच ह्यूमन नहीं होगी। समर आगे बढ़ा। उसने वो मैसेज देख लिया था जो आशु ने उसके लिए छोड़ा था। वो तो शुरुआत में आशु को ढूंढने आया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बातचीत सुन लेगा। तुम्हारी बातें कहने के मामले मुझसे बेहतर हो। कैफ को ये बात बताने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ, आशु ने समर से कहा। मुझे कभी भी ऐसी बातें कहना पसंद नहीं जो किसी का दिल दुखाएं। बेहतर होगा तुम ही उसे बताओ, समर ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। शायद ये कोई बुरी बात ना हो, आशु बोला और चौहान परिवार की तरफ चल पड़ा। कुछ बातें बाद में या पहले सामने आनी ही होती हैं। ऊपर से आशु को लगता था कि कैफ पहले से ही मेंटली तैयार है। दोनों चौहान परिवार के रेजिडेंट्स लौटे और वहां जाकर कैफ से मिले। कोच, वो समंदर वाला जायंट क्रैब आपने ही मारा था ना? अब पूरा सी रिटर्न आपके कारनामे की चर्चा कर रहा है। सब जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कैफ ने कहा। इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या यहाँ कोई जगह है जहाँ हम अकेले में बात कर सकें?
मुझे तुमसे कुछ कहना है, आशु ने कहा। मेरे साथ आइए। कैफ तुरंत उन दोनों को एक छोटी इमारत में ले गया। फिर उसने आशु की तरफ देखते हुए कहा, कोच, सीधे बता दीजिए। शाश्वती ह्यूमन नहीं है। उसकी आधी ब्लडलाइन एक डायमेंशनल क्रिएचर की है, आशु ने सीधे कहा।